भारतीय बाजारों के लिए अब तक रहा शानदार हफ्ता और आखिरी दिन भी दमदार तेजी के हैं पूरे संकेत। ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त खुशी का माहौल। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। फ्राइडे है, मूड अच्छा है और ग्लोबल मार्केट से तो बढ़िया सहारा एक बार नहीं आई। मार्केट अच्छी रहे तो थोड़ा मूड भी बेहतर, थोड़ा एक्शन है, अच्छे, थोड़ा मजा आता है, रिकवरी भी होता है थोड़ा। एब्सोल्युटली। और स्टॉक्स में, स्टॉक सेक्टर्स में, इंडेक्स में, सब जगह एक्शन भरपूर है। तो चलिए, हफ्ते के आखिरी दिन भी एक्शन भरपूर है और एक बार जल्दी से देख लें ट्रिगर्स कौन से जिनके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन को हमें देखना है। अमेरिकी बाजारों में फिर से भरपूर तेजी बनती हुई दिखी और अच्छी बात है कि दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद हुए हैं अमेरिकी बाजार। डाउ, नैस्डैक, S&P 500 सब, और सबसे ज़्यादा नैस्डैक तेज रहा वहाँ पर। लेकिन हाँ, कच्चे तेल में शानदार रिकवरी आती दिखी। निचले स्तरों से $100 के नीचे था, अब $105 के आसपास 5% उछला, इस वजह से कि अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके दम पर कच्चे तेल में फिर से उबाल आता हुआ दिखा है। एसजेएक्स निफ्टी सेंचुरी मारने के मूड में है, एक बार फिर से 100 पॉइंट ऊपर शुरुआत करने के संकेत दे रहा है और इस शुरुआती संकेत को और धीमे धीमे ऊपर और आगे बढ़ाने की कोशिश होती दिख रही है। अब 150 पॉइंट उछल चुका है एसजेएक्स निफ्टी आपके लिए। और इसके अलावा आज से नतीजों के सीजन की ऑफिशियल शुरुआत होगी। हो तो चुकी है शुरुआत, जीएम ब्रूअरीज कर दिए, लेकिन जब तक टीसीएस के नतीजे ना आए तब तक हमें इसे मानते नहीं। और आईटी दिग्गजों में सबसे पहले टीसीएस यही नतीजे पेश करता। तो आज देर शाम बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे। सोमवार सुबह आपको दिखेगा टीसीएस पर इसका रिएक्शन भी। बिल्कुल, और साथ ही बाकी आईटी स्टॉक्स पर भी मूव आई दिखेगी। कल भी आईटी स्टॉक्स एक्शन में आपको आते हुए दिख ही रहे थे। तो देखते हैं टीसीएस कैसे नतीजे जारी करता है। खबरें तो ढेर सारी हैं और भरपूर, आई डोंट नो कहाँ से करनी है शुरुआत, बट एक बार थोड़ा क्योंकि कमोडिटीज और ग्लोबल पर हमारे बाजार आजकल थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट है, वहीं पर नजर डाल देते हैं। कल थोड़ी बात भी हो रही थी कच्चे तेल को लेकर कि जितना गिरना था गिर गया, शायद थोड़ा और गिरे और अब संभलना चाहिए। अब खबर भी वैसी उसी समय आती है और लेवल्स भी उसी समय इसमें आते हुए देखें तो $100 से जो कच्चा तेल संभला है सर, वो समझाएं। और कल हमारे मार्केट में जो चीन की ऑलरेडी बात आ गई थी, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में ये जो रिएक्शन हुआ है वो भी थोड़ा समझाएं। तो दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि कच्चे तेल में एक तरफा $15-20 की गिरावट आने के बाद $5-7 बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और अगर कच्चा तेल एक बार फिर से धीमे धीमे करते हुए $115 के आसपास पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये कच्चे तेल की आदत ही है। $100 के आसपास आएगा और वापस रिकवर होता है, $115-120 के आसपास आएगा, वहां से वापस गिरता है। तो ये रेंज है। इस रेंज के ऊपरी सिरे पर बिना किसी खास वजह के अचानक से गिरावट देख लेते हैं। कल तो खैर बढ़ने की वजह थी कि जो बाइडेन साहब ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और वो करनी भी है उन्हें। अगले हफ्ते जो जाना है सऊदी अरब उनका दोस्त है और वहाँ जाने के पहले मूड माहौल ताकि स्वागत बड़ा जोरदार हो उनका कि हाँ हमारा दोस्त आया। एग्जैक्टली है ना, वो मैसेज और वो पोजिशनिंग तो जरूरी है ना। तो ये राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से कच्चा तेल ऊपर आया है। ठीक है, ये चीजें चलेंगी। और अब क्या है, हम ऐसे समय में कि जहाँ किसी भी कमोडिटीज में 4-5% का मूव एक दिन में कोई बड़ी बात रही नहीं, न ऊपर की तरफ न नीचे की तरफ। तो लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा हमें इसी तरह से। वापस देखिए 105 से हम $102-103 की रेंज में भी आ रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। मेरे ख्याल से 95-100 ये कच्चे तेल के लिए सपोर्ट रेंज है। 115 के आसपास कहीं पहुंचेगा तो वहां रुकावट की जगह इस बीच में टाइम पास करेगा। 95 के नीचे जाकर कच्चा तेल ट्रेड करना शुरू करेगा ब्रेंट क्रूड, तो फिर हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूती के संकेत आएंगे। लेकिन हमारे लिए तो $100 के आसपास, $105 के आसपास भी टिका रहे तब भी रिलीफ है। हमारे तो जितना कम हो उतना बढ़िया है। तो कच्चा तेल तो ये हो गया। अब आइए दूसरी बात, कमोडिटीज़ के उछाल की। अब कमोडिटीज़ में जो उछाल है वो कल जो दोपहर में हमने खबर चलाई थी कि ब्लूमबर्ग से के हवाले से कि $220 बिलियन का एक राहत पैकेज, यानी 17.5 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज चाइना में आने की बात की जा रही है। अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि आ सकता है। अगर चाइना में राहत पैकेज आएगा तो सीधी सीधी बात है कि आपके लिए फायदा होगा उन सभी कंपनियों का जो मेटल से जुड़ी हैं और मेटल्स की डिमांड बढ़ेंगी। अब दो चीजें इसमें दी। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि मेटल्स के दाम तेजी से घटे, मेटल शेयरों के दाम और भी तेजी से घटे। और ऐसे में अगर मेटल्स में किसी तरह की राहत की खबर आती है, मेटल के दाम घटते हुए रुकते हैं, जो गिर रहे हैं वो रुक जाए, रिबाउंड आने की उम्मीद हो, वो मेटल कंपनियों के लिए थोड़ा ठीक है। देखिए, तो वो एक पॉजिटिव साइड पर है। नेगेटिव साइड पर क्या है? नेगेटिव साइड पर यह कि अभी तो कच्चा तेल गिरा ही था, आपने फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए, फिर से बढ़ने की बात करें या कम से कम और नहीं गिरेगा, यह आपने पक्का कर दिया। अमेरिका की बात करो, ऊपर से अगर चाइना ये बोले कि हम कमोडिटीज के दाम और नहीं गिरने देंगे राहत पैकेज की वजह से, तो फिर आपका इन्फ्लेशन नीचे आएगा कैसे? एग्जैक्टली।
तो हर मतलब इकोनॉमी की एक्टिविटी के हर एक एक्टिविटी के दो पहलू होते हैं। तो अब दूसरा पहलू है कि फिर आपकी इन्फ्लेशन की चिंता तो कम बनी हुई रहेगी, है ना। सो अब चाइना का इन्फ्लेशन, चाइना का स्टिमुलस पैकेज, राहत पैकेज वाकई में आता है, नहीं आता है, किस साइज का आता है, कब आता है, ये अंदाज लगाने वाली बात है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं कुछ न कुछ बात चल रही है जिसकी वजह से बाजारों का रिएक्शन भी तगड़ा आया है। और ये बाजारों का रिएक्शन खाली हमारे आधे घंटे का नहीं था, आखिरी आधे पौन घंटे का, बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट्स का कल देर रात तक आता दिखा। तो आई थिंक इसका मतलब ग्लोबल मार्केट्स कहीं कहीं स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद में बैठे हैं और वो जल्दी शायद आपके सामने आता हुआ नजर आए। तो दोनों तरफ है दीप, एक तरफ आपको स्टिमुलस पैकेज आने का थोड़ा ग्रोथ और उस हिसाब से फायदा दिखेगा, दूसरी तरफ आपको इन्फ्लेशन में फिर से चिंताएं बढ़ेगी। तो अभी मार्केट का मूड थोड़ा ठीक है, तो हमने तेजी वाला चुना है। बिल्कुल तेजी का मूड तो है। और सर ये हफ्ता कितना बढ़िया रहा है। इनफैक्ट अगर आप लो से देख लें जो बाजार का था 15,100 के आसपास का, वहां से तो अगर आप देखें तो 1000 पॉइंट की रैली आ चुकी है। करेक्ट। अभी भी मूड माहौल अच्छा है, आज के लिए भी संकेत अच्छे हैं। तो ये मोमेंटम बरकरार रहेगा या फिर अब थोड़ा कंजेशन में बाजार आ सकता है? वो आप कैसे ट्रेड करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप डे टू डे ट्रेडर हैं और स्किल ट्रेडर हैं, दोनों तरफ के ट्रेड करना जानते हैं, तो आपके लिए ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त भी आ रहा है। क्योंकि 1000 पॉइंट की एक तरफा मूवी है दीप। अब तक जो भी हमने 18,600 का हाई बनाकर बार बार जब करेक्शन देखे हैं, अच्छी खासी गिरावट है, उस गिरावट के बाद आमतौर पर 1000 पॉइंट की रिकवरी के बाद बाजार रुकते हैं। अब 1000 की रिकवरी का मतलब 900 पे रुक जाए, 1100 पे रुक जाए, वो कहना मुश्किल है। वो उस समय के लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ब्रॉडली वो लेवल होते हैं जिसके आसपास आपको आकर बाजार रुकते हुए नजर आते हैं। और इस बार की जो रेंज निकल कर आ रही है ब्रॉडली 16,200 से 16,300 के आसपास की रेंज होती है, जिसके आसपास रुकने चाहिए। और यहाँ से पार करेंगे तो हम 16,600 16,700 की रेंज पहुंचेंगे, वो लॉजिकल अगला लेवल होगा। तो 16,200 16,300 के आसपास हो सकता है थोड़ा बहुत रुके बाजार, और रुके तो कुछ गलत भी नहीं है। 1000 पॉइंट और स्पेशली 3 दिनों में अच्छी तेजी दिखाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए तो कोई हर्ज नहीं। अब इस प्रॉफिट बुकिंग वाले माहौल में, या अगर आप आज फिर से 150-200 पॉइंट बढ़ जाते हैं, जो कि पूरी संभावना है, वो होना चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये कि आप अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर कट रखें बाय ऑन डिप्स की, क्योंकि आपको दो बड़े ब्रेकआउट मिल गए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी पे 15,850 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, करेक्ट। और बैंक निफ्टी पे तो मैं भूल ही गया, शायद 33,300 के ऊपर की थी, या जो भी है, जो अब याद नहीं आ रहा, क्योंकि अब 35,000 के आसपास आ गए। सो आई थिंक दोनों ही आपको बढ़िया ब्रेकआउट मिले हुए हैं, और उस ब्रेकआउट के ऊपर निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट। तो अगर आप एक तरफा ट्रेड करना जानते हैं, इंतजार करें अच्छे सपोर्ट लेवल का, जहां मौका मिले जरूर खरीदना चाहिए। और वो 16,000 16,050 होता है, अब थोड़ा दूर है, गैप से खुलने के बाद, ऐसे दूर नहीं है, गैप से खुलने के बाद फ्रेश खरीदारी की रेंज वहां बनती है। और अदरवाइज आप स्किल ट्रेडर हैं और ऊपर के लेवल पर अच्छा मौका अगर आपको कहीं दिखे, तो वहाँ एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके बेच के वापस भी खरीद सकते हैं। दोनों तरह के मौके हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा इस हफ्ते आज तो गर्म रहेगा, मंडे से देखते हैं क्या होता है। मंडे से देखते हैं क्या होता है। और वीकली एक्सपायरी कल आपकी निकल गई, थोड़े से मार्केट जो 2 दिनों में ओवरबॉट हुए थे वो भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, पोजीशंस कम है, तो ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात आज तो नहीं दिखती थी। लेकिन हाँ, अगर ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट नहीं दिया मंडे से, तो थोड़ा यहाँ रुकने के लिए जगह ठीक है। और अगर रुककर अगर आप 15,800 से 16,000 की रेंज वापस दिखा दें, तो वहां से जो तेजी बनेगी वो बहुत बढ़िया होगी। वो दो तरह से बढ़िया होगी। एक, वो आपको ये कंफर्मेशन दे देगी कि 15,200 में आपका बॉटम पक्का बन गया। दो, उस तेजी में जो आपको वापस से स्टॉक्स मिलेंगे वो ब्रॉडर मार्केट वाले मिलेंगे। अभी क्या है, बैंक निफ्टी चला रहा है, ऑटो चला रहे हैं, करेक्ट, लेकिन तब आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन बहुत जबरदस्त दिखेगा। और वो चाहिए। अल्टीमेटली रिटेल का पैसा तो जब तक कैश मार्केट के स्टॉक्स नहीं चलेंगे कहाँ बनने वाला है, करेक्ट। ऑप्शंस में इतना वॉल्यूम होता है, ऑप्शंस में तो मजबूरी में करना पड़ता है, जिसको रोज करना ही है, कुछ ना कुछ तो करेगा आदमी, आया है तो है ना। वैसा हाल है। बाकी कायदे से देखा जाए तो आमतौर पर रिटेल 5,000 10,000 रुपए की डिलीवरी का ट्रेड रोज करना चाहता है। थोड़ा बहुत पैसा बन गया ये, या पोजिशनली कर लिया, सो वो चीजें जब तक वो कैश मार्केट के स्टॉक्स में रोटेशन प्राइस मूवमेंट नहीं आएगा, तब तक उन्हें मजा नहीं आएगा। और वो मुझे लगता है तब होना चाहिए। अब उस करेक्शन में अब आप 16,300 16,350 से 400 से घूमते हैं, 16,000 पे रुक जाते हैं, 15,800 तक आते हैं, ये देखने की वाली बात है। अगर 16,400 हो गए तो आपके लिए 16,000 ही बेस हो गया। आप 16,300 से घूम गए तो हो सकता है 15,800 16,000 की रेंज में कहीं बेस बनाए। बट मेरे ख्याल से ओवरऑल सेटअप ठीक हो गया है, जो स्ट्रेस था वो निकल गया है। और अब आपको पता है कि चीज़ें और भी खराब हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद
बाजार का कॉन्फिडेंस अच्छा है। एक ही चीज़ है जो बाजार ने इस वक्त डिस्काउंट नहीं कर रखी, अगर किसी तरह की कोई नई ग्लोबल टेंशन आ जाए, लड़ाई झगड़े वाली, बिल्कुल, वो हमें नहीं पता, वो नहीं पता। बाकी बाजार इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेकर काफी हद तक सेट हो चुके हैं, तो वो प्राइस इन हो गया है, वो हो चुका है। अच्छा, एक खबर और भी है, और बड़ी खबर है सर। M&M बड़ा निवेश ये लेकर आ रहे हैं, 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर निवेश ला रहे हैं, जो इनकी कुल वैल्यू उसकी आधी सिर्फ ईवी पर वैल्यूएशन है, जो हमारे रेडार पर रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहा है। क्या मायने हैं इस डील के, और इसकी वजह से क्या ऑटो सेक्टर में और भी कहीं इंपैक्ट आ सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि 900 रुपये के आसपास स्टॉक था, तब हमने एक स्टोरी भी की थी, हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी कि किस तरह से M&M में पूरी तरह से रिस्ट्रक्चरिंग और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ब्रिटेन की कंपनी की तरफ से, BII जो ब्रिटिश इंटरनेशनल जो है, पॉइंट ये नहीं कि वो कितना पैसा डाल रहे हैं, कि 2000 करोड़ डाल रहे हैं, 1900 करोड़ डाल रहे हैं। पॉइंट ये भी नहीं कि उस कंपनी का वैल्यूएशन 70,000 करोड़ किया गया, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के वैल्यूएशन का आधा है। एग्जैक्टली, है ना। पॉइंट ये भी नहीं कि उस कंपनी का वैल्यूएशन किया जिसका कामकाज अभी शुरू होना बाकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया, एक भी गाड़ी बनाई नहीं है। करेक्ट, राइट, करेक्ट। उसके बावजूद महिंद्रा एंड महिंद्रा जो मतलब दशकों पुरानी, सदियों पुरानी कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी जो अभी काम करना शुरू करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, उसका वैल्यूएशन 70,000 करोड़ करके ब्रिटिश इंटरनेशनल नाम की एक विदेशी कंपनी यहाँ इतना पैसा लगाती है। ठीक है, दोनों 1900 करोड़ लगा रहे हैं। इसमें दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, महिंद्रा से ज़्यादा, महिंद्रा के लिए तो बहुत ही बढ़िया डील है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इस तरह का निवेश लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ब्रिटिश इंटरनेशनल का ये इन्वेस्टमेंट इंडिया का जो आगे का आउटलुक है वो दिखाता है कि किस तरह का स्कोप इंडियन मार्केट में है। राइट, और किस तरह का स्कोप इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में लगभग हर विदेशी इन्वेस्टर को आना है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में। राइट, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे हीरो में आए हैं, मेरे ख्याल से टीवीएस में भी आ चुका है। अगर एक ही बचा है तो अशोक लेलैंड बचा है, हिंदुजा ग्रुप बचा, बाकी लगभग सब जगह कोई न कोई फॉरेन पार्टनर आ चुका है। सो ये पोटेंशियल है। और अब कहने के लिए आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस बहुत महंगे दिए, अभी तक तो कुछ नहीं, बात सही भी है, मुझे भी लगता है। लेकिन हम, आपको और मुझे लगे उससे ज्यादा उसको लगना चाहिए जो पैसा डाल रहा है। राइट, एग्जैक्टली। दो चीजें हो सकती है, एक बहुत जबरदस्त पोटेंशियल उन्हें दिखता है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में इंडिया में, और इसलिए महिंद्रा जैसा नीट, क्लीन, बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला ग्रुप आपको मिल रहा है, आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि चॉइस ही नहीं बची, बाकी सबकी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी हो चुकी है, एक ही या दो बैचलर बचे, दो ही बचे। हाँ, तो अशोक लेलैंड ही बचा है और महिंद्रा बचा, तो चलो महिंद्रा बेटर चॉइस है। राइट, वो भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि महिंद्रा ने अभी तक कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपनी बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज दिखाई हो, रेवा वगैरह इन्होंने शुरू की थी सबसे पहले इन्हीं थी, लेकिन वो जो शुरुआती जो मतलब कहना चाहिए कि वो बढ़त उन्हें मिल नहीं पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। सो आई थिंक मेरे ख्याल से कंपनी से ज़्यादा मैं, है ना, इसे इंडिया अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूँ। और मुझे एक्चुअली बताऊँ कि मैं ये सोचता भी था जब अंबुजा SEC की डील हुई, होलसिम बेच गया, तो बहुत लोगों को लगा कि डील हुई, प्रीमियम पर हुई, ये सब अच्छा है। लेकिन एक विदेशी प्रमोटर अपनी दो बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान में इतने पुरानी ज़माने से बिजनेस करिए वो बेच कर जाए, तो एक मैसेज इनडायरेक्ट ये भी तो है ना कि हिंदुस्तान उन्हें बहुत आकर्षक नहीं लग रहा है, इस भाव में उन्हें लगता है कि निकल जाना चाहिए। करेक्ट, वो मैसेज भी तो जाता है। उस मैसेज को आप नलीफाई होते देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो मेरे लिए बड़ी पिक्चर ये है कि इंडिया अट्रैक्टिव है और स्पेशली ऑटो स्पेस अट्रैक्टिव है, ऑटो स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस अट्रैक्टिव है, ये इस डील से साबित होता है। अब रहा सवाल महिंद्रा का, नो डाउट बहुत बढ़िया डील है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपकी एक सब्सिडरी कंपनी 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन कमांड करती है, नो डाउट आप थोड़ा होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी देंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बावजूद बहुत बढ़िया डील है। अब दिक्कत है कि 900 से 1150 शेयर जो भागा है, इस वजह से भी भागा होगा कुछ, ये इस वजह से भी भाग सकता है कि ऑटो स्टॉक्स में हम लगातार बुलिश हैं, रिकवरी आ भी रही, लेकिन फिर भी थोड़ी अपसाइड है, अभी भी अपसाइड है। मेरे ख्याल से 3-4% तो ऊपर खुलना ही चाहिए, उसके बाद देखते हैं फॉलो बाइंग कितनी आती है। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बहुत ही बढ़िया डील है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया डील है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत बढ़िया डील है, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया डील है। चलिए, तो बहुत अच्छी कुछ डील्स में ना दीप पैसे नहीं देखे जाते कितने आ रहे हैं, ये सेंटिमेंट वाली बात। हाँ, सांकेतिक जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं ना, मुझे चाहिए था एक्चुअली होलसिम की डील के बाद, मुझे कुछ ऐसा देखना था कि क्या वाकई में फॉरेन इन्वेस्टर्स
अब भी इंडिया के मार्केट को लेकर, इंडिया की इकोनॉमिक मार्केट से मतलब मेरा इक्विटी मार्केट नहीं है, इंडिया के कंज्यूमर मार्केट को लेकर उतना ही कॉन्फिडेंस और उत्साहित है, वो इस डील में दिखता है। दिख रहा है, बिल्कुल सर। तो चलिए M&M पर है नज़र, और इस डील से और भी कुछ जुड़े पहलू हैं, इस पर भी हम आपके लिए आगे क्लैरिटी लेकर आएंगे। पर आज का सेटअप फिर समझ लेते हैं सर, बताएं कहाँ है नज़र। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं दीप, और FIs के संकेत हैं न्यूट्रल, पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और ट्रेंड हम कल ही न्यूट्रल कर चुके थे, आज भी न्यूट्रल ही रहेगा। निफ्टी 16,000-16,050 आज के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके लिए नीचे जाने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी उसके बाद का लेवल जो है वो 15,850, 15,925। ऊपर की तरफ 16,240, 16,265 इस रेंज में कहीं हम खुलने चाहिए। रेंज बराबर निकालिए एकदम प्रिसाइज 265। हाँ 265 यहाँ कहीं खुलेंगे, और यहाँ खुलने के बाद 16,300 से 16,450 थोड़ी सी बड़ी रेंज है 150 पॉइंट की, लेकिन मैंने सोच समझ के दी, इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। ऊपरी रेंज ये होगी आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में रेंज थोड़ा डीप मुश्किल हो रहा था निकालने का, क्योंकि एक ही रेंज निकल कर आ रही है, वो काफ़ी दूर है। आपको याद है मैं 2 दिन से आपको एक चीज़ बोल रहा था, 34,000 से 35,000 के बीच में लेवल्स बहुत कम है और दूर दूर के लेवल है। यस, आप देखिए 33,000 से 34,000 के बीच में आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकाले, 34 से 35 आने में कितना टाइम लगा? परसों आप 34,000 के नीचे थे और कल आप 35,000 के 34,975 बनाया आपने। ये कमाल है। जब मैं कहता हूँ ना कि लेवल कम है और दूर दूर के हैं, आप देखिए ना कितना टाइम निकाला आपने, 2 दिन में आप 34 से 35,000 आ गए। वो डेटा में दिखता है, राइट। तो वो मैं मेरी मर्जी से मैं नहीं बोलता, और आप देखिए इमीडिएटली आ गया। इसीलिए आज मुझे ना रेंज है ना, जो सपोर्ट है ना बैंक निफ्टी में, बहुत दूर का आ रहा है। अच्छा। एक्चुअली आप मुझे बैंक निफ्टी में सपोर्ट पूछेंगे तो एक ही है जो खरीदारी की रेंज दी है, 34,375, 34,550। ओके, उसके पहले है ही नहीं। ये तो उसके पहले मेरे को पता है कि इतना नीचे नहीं आएगा, तो इसलिए 34,650, 34,825 पहला छोटा सपोर्ट लेवल दिया है। बट एक्चुअल सपोर्ट लेवल जो बैंक निफ्टी का बन रहा है ना, वो 34,325 से 34,550 का बनता है। मैंने 34,375 से 34,550 रखा। यही रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस रेंज में गलती से आए तो आपको खरीदना ही खरीदना है। हाँ, जैसे 16,000 आता है निफ्टी, वैसे ये रेंज है। अगर 16,000, 16,050 आएगा तो खरीदना ही खरीदना है। वैसे 34,375, 34,550 आएगा तो खरीदना ही खरीदना है। समझ गया। जो बाय ऑन डिप्स का जब मैं बोलता हूँ तो ये है बाय ऑन डिप्स। ओके, आए नहीं आए मुझे नहीं पता, वो मेरे हाथ में नहीं है। आए तो ये करना है। ये और इसलिए आप देखिए, मेरे ख्याल से देखो आप बैंक निफ्टी में देखिए, परसों का हाई 34, परसों का लो 33,876 है, और कल का हाई 34,965, 1100 पॉइंट एक ही ट्रेडिंग सेशन में लो से हाई। ये है डेटा का कमाल, कि अगर डेटा नहीं है, बीच में गैप बड़े हैं, तो वो डेटा में दिखता है, वो एक्शन दिखाता है मार्केट। इसलिए, और ये बताने के पीछे पर्पज़ ये नहीं कि मैंने ऐसा कहा है, ये बताने के पीछे पर्पज़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर्पज़ ये कि जब आपको बीच में कभी कभी ऐसी रेंज मिलती है जहाँ लेवल्स कम मिलते हैं, एग्जैक्टली, तो उस समय आपकी माइंड सेट ये हो जानी चाहिए कि बाजार बड़े मूव देगा। हाँ, नहीं तो अगली बार भी आप वो मिस करेंगे। एग्जैक्टली, है ना। इसलिए कल हम ये बात भी करते हैं, समझ नहीं आ रहा बैंक निफ्टी बेचना कहाँ है। ऊपर की बहुत रेंज निकल कर आती है, बेचने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी, राइट। तो ये डेटा में निकल कर आता है आपके, कि अगर ये तेजी का मोमेंटम है, लेवल्स कम है, आपको ऊपर में बेचना है। सेम चीज गिरते वक्त जब आप आएंगे नीचे, तब भी यही होगा। 35 से 34,000 आने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दर 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 नीचे आ जाएगा। दोनों तरफ होता है। तब आपको, अगर आप शॉर्ट है तो काटने की जल्दी नहीं करनी। तो ये जब किसी 1,000 पॉइंट की रेंज में लेवल्स कम होते हैं, उस समय आपके लिए बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका बनता है, अगर आप सही डायरेक्शन में है तो। और गलत डायरेक्शन में है तो फटका भी तगड़ा वाला लगता है, सही लगता है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा। ये इसका क्रक्स है पूरा। अंडरस्टूड। आइए निफ्टी के सपोर्ट लेवल बता दूं दीप आपको। 16,132 पे हम बंद हुए, 16,125, 16,050, 16,025, 16,000 बेसिकली यही है काम के लेवल। इसके नीचे के 15,925, 15,850 नोट करके रख लें। ऊपर की तरफ 16,175, 16,200 दो छोटे लेवल हैं, 240, 265 मीडियम लेवल है, 16,300, 350 और 425 तक के लेवल्स आगे बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में ऊपर की तरफ के लेवल्स अभी आपके सामने आ जाएंगे। अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हुए 34,920 पर, 34,825, 750, 650 तीन छोटे लेवल है, अंदाज से दिए हुए हैं। लेवल है अंदाज, मतलब चूंकि आप भाग गए एकदम, असली जो काम की रेंज है वो लेवल सब मैं आपको 4 बता रहा हूँ। 34,550, 34,475,
34,375 और 34,325। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में 34,325 से 34,550 की रेंज है। इसके ठीक नीचे 34,275, 34,150 हल्के फुल्के सपोर्ट रेंज। ठीक है, अब आइए हायर साइड पर बैंक निफ्टी 34,925 पे आप बंद हुए। 35,000, 35,075 दो छोटे लेवल है। 35,125, 35,225 और 35,175, 275 और 350 ये ऊपर के लेवल हो गए आपके लिए। और बड़े लेवल के तौर पर जहां पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आने की जगह बनेगी वो 35,425, 625 और 35,750 के लेवल हैं जहां पर आपको फोकस करना है। ठीक है सर। डेटा एफआईएस की पोजीशन पीसीआर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है 23 से 26%, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो अनचेंज है। वैसे मैं सीरीज की शुरुआत में, वीकली सीरीज की शुरुआत है, थोड़ा नीचे देखना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, 1.27 है, लेकिन डेटा कम है तो उस पर चलेगा। और विक्स थोड़ा सा घटकर आया 5%, वो भी ठीक है। स्टॉप लॉस हमने ऊपर की तरफ खींचा है लॉन्ग पोजीशन पर। अब आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही 15,975 है। 15,975 के नीचे दिन के दौरान जाए या फिर से अब बंद हो, थैंक यू कर लीजिएगा। 34,300 बहुत क्रिस्टल क्लियर स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी के लिए। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों सेम आएगा। 500 पॉइंट दूर है, मेरे पास ऑप्शन नहीं कर सकते। शॉर्ट साइड पर कल का हाई पार करे, थैंक यू कर लीजिए, जो करेगा 16,150 के ऊपर खुलने पर आपका इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। और बंद भी आप 16,150 के ऊपर होते हैं तो आपको पोजिशनली काट लेना चाहिए। बैंक निफ्टी 35,000 कल का हाई पार करता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, बंद भी 35,000 के ऊपर, तो शॉर्ट काट लेने चाहिए। बहुत छोटे स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डिसिप्लिन के तौर पर आप ट्रिगर हो जाए। ठीक है, नई पोजीशन पे खरीदना है निफ्टी 15,975 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही स्टॉप लॉस है आपके लिए। उस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर खरीद लें। 16,175, 200, 240, 265 ये छोटे छोटे टारगेट है, चारों जो आज दिख जाएंगे। उसके बाद के देखते हैं 300, 350 और 425 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। एग्रेसिव ट्रेडर्स बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं। बिकवाली के बारे में 16,265 से सोचना शुरू करना है। जहाँ खुल रहा है वहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ खुल रहा है वहाँ से थोड़ा बढ़ भी सकते हैं। 265 से मूड माहौल बनाए। अब जैसे देखो डाउ फ्यूचर 65 नीचे हो गया, तो अगर डाउ फ्यूचर गिर रहा है 16,265 पे भी बेच सकते हैं। फिर कहूँगा बेचने की एक ही तरीका है दीप, टुकड़ों में, एक साथ नहीं बेचना। 16,265 पे बेचिए, नहीं तो 300 पे बेचिए, 350 पे थोड़ा बेचिए, 425 तक ये बेचने की आपकी जगह है बेसिकली, है ना। तो 16,265 से 16,350, 400 तक भी आप बेच सकते हैं। 450 का स्टॉप लॉस है, ताकि आप 425 तक भी बेचे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो टारगेट बनेंगे आपके 240, 200 छोटे टारगेट, 150, 125 मीडियम टारगेट, 16,050 से लेकर 16,000 तक के बड़े टारगेट। लेकिन बेचने के लिए एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, और वो ये स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होगा। जो भी शॉर्ट ट्रेड ले रहा है, लॉन्ग ट्रेड में एक बार फिर भी आप स्टॉप लॉस न लगाएं तो चल सकता है, न लगाएं ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन चल जाएगा। लेकिन शॉर्ट साइड पे मत, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत करिए। ठीक है ना, ये क्लियर है। ये हो गया आपकी बात निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। जो मेरी फेवरेट जगह है बैंक निफ्टी खरीदने की, 3 बार बोल चुका हूँ, अभी चौथी बार बोल रहा हूँ। 34,375 से 34,550 यहाँ पे आए, 34,325 तक गिन लीजिए। बिना किसी के इन्विटेशन के इंतजार के आराम से खरीदिए। 550 पे लीजिए, 375, 400 पे भी लीजिए, 325 पे भी लीजिए, 275 का स्टॉप लॉस लगाइए। और जिसको डीप स्टॉप लॉस लगाना है वो 34,150 का लगाए, लेकिन इतना दूर का मैं दे नहीं रहा भी, इतना भी काफ़ी होगा। 34,650, 750 दो छोटे टारगेट, 825, 925 मीडियम टारगेट, 975 400, 500 पॉइंट के टारगेट के लिए काफ़ी। लेकिन इस रेंज में मेरे बोलने पे एक चांस जरूर लीजिएगा खरीदने का। मुझे बहुत बढ़िया जगह दिख रही है खरीदने की। हाँ, जैसे 16,000, 16,050 निफ्टी में बहुत बढ़िया जगह दिख रही है एक बार लेने के लिए। तो अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड। क्योंकि आजकल क्या दीप, कभी भी कोई भी लेवल आ जाता है, कब कौन सी खबर अच्छी या खराब आ जाए पता नहीं चलता। आए तो एक चांस लेना चाहिए। लेकिन क्या है, कभी खबर खराब बहुत ही ज़्यादा आ गई, खराब पता चला 34,300 भी तोड़ दिया, है ना, वापस आप 33,600, 700 पहुँच गए, तो स्टॉप लॉस जरूर रखना भाई। मैं बोल रहा हूँ, मतलब लेना जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं रखना। मतलब वहाँ एक्शन लेना पड़ेगा आपको मूड माहौल को देख, लेकिन स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखना जरूर है। अब आइए माहौल को देख के बोलिए। हाँ, क्योंकि क्या कभी कभी क्या खबर बहुत ही ज़्यादा खराब आ जाए, है ना, तो वो लेवल भी तो टूट सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। तब तो फिर आपने तो बोला था लेना ही लेना है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ लेना ही लेना, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस भी रखना, स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल सर। हाँ, खरीदने के नॉर्मल खरीदना है, नॉर्मल के ये तो नॉर्मल हो गए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए फिर 34,700 के स्टॉप लॉस से ही खरीद लेना है। ये 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है। टारगेट 35,000, 35,075, 175 तीन छोटे टारगेट, 35,275, 350 और 425 मीडियम टारगेट, 35,625, 35,750 तक के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी। अब आइए बैंक निफ्टी बेचने में थोड़ा फिर से आज वही समस्या है दीप कि कहाँ बेचा जाए, समझ नहीं आ रहा।
तो मैंने 35,425 से 35,750 की बड़ी रेंज दी है। हाँ, मैं बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ। जिस दिन मुझे परफेक्ट नहीं समझ में आता मैं रेंज बड़ी कर देता हूँ। राइट। और ये मार्केट भी ऐसा है कि आपको टुकड़ों में बेचना है, तो 425 पे माहौल देख के बेचिए। अगर आपको 650 मिले तो और भी बढ़िया है, 750 मिले और भी बढ़िया। 2-3 टुकड़ों में आप बेच सकते हैं। 850 का स्टॉप लॉस होगा। नीचे के जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 35,350, 35,275 दो छोटे टारगेट, 35,175, 35,075 मीडियम टारगेट, 35,000, 34,925 और 34,750 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिग कॉल। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए मौका। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिर्फ सेल है, पर बायर्स रेगुलर और अग्रेसिव दोनों के लिए मौका मिलने वाला है। तो बैंक निफ्टी नजर रखिए, अभी तक लीडरशिप दिखा रहा है, आज भी लीडरशिप दिखेगी। अच्छा, थोड़ा डेटा समझाएं सर। कैश में तो खैर कम बिकवाली करिए, पर करिए फ्यूचर्स में एक बार फिर से एफआईएस काफी एक्टिव थे कल भी। हाँ, कल फ्यूचर्स में 1265 करोड़ की खरीदारी है और 132 करोड़, बट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। उतना नहीं, बट वीकली एक्सपायरी। हाँ, वीकली एक्सपायरी भी थी, दोनों में ओपन इंटरेस्ट घट कर आया, तो शॉर्ट ही काटे, खरीदा नहीं है। और 925 करोड़ की फिर से बिकवाली की, बस ये है कि थोड़ी सी प्रेशर कम कर दिया है। मैं इसलिए बोल रहा था कि दीप ने हम भरोसा एक ही दिन खरीदा ना, एक ही दिन खरीदा, वापस खरीदा नहीं। ठीक है, खाली अपने इतना कंफर्ट लीजिए कि बेचने का प्रेशर कम है। हमारे लिए इतना, जब इतना बेचे $1 बिलियन तब भी हम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं गिरे, तो अब बेचना बंद करेंगे तो हमारे लिए उतना काफ़ी है। ग्लोबल अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये नहीं है, कई बार क्या होता है हम लोकल इंस्टीट्यूशन को है ना वो वेटेज देते नहीं, वो इज्जत नहीं देते जो देनी चाहिए। मतलब मैं तो देता हूँ, मैं आप लोगों की बोल रहा हूँ। मतलब लोकल फंड को टाइप बेचारे का, अरे कितने सारे लोकल फंड्स हैं जो बड़ी बड़ी एफआई से ज़्यादा AUM है उनके पास में, इक्विटी वाला, और लगातार खरीदे जा रहे हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं कि एफआई लेने आए तो हम दे ही दें सारा भर भर के। कल फिर से उन्होंने 981 करोड़ की खरीदारी की, तो आई थिंक ठीक है, लोकल फंड्स का सपोर्ट पूरा है। अब आइए FNO के डेटा। 16,000 ही एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 16,200 बहुत ही नहीं, मैं बात नहीं करूँगा। 25-25 लाख शेयर आजकल मेरे लेवल के नीचे का हो गया ओपन में। कल वीकली में देखो 1.5 करोड़, गजब। मतलब इतनी पोजीशन तो हमने जिंदगी में कभी मंथली में नहीं देखी थी। वीकली एक्सपायरी में 1-1.5 करोड़ ऑप्शन, वाह भाई। तो इसलिए 25 लाख 20 लाख फिर हमें बहुत छोटे लगते हैं। तो डेटा छोड़ दी, लेवल्स दे चुका हूँ। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल भी बात करने लायक नहीं है। डेटा है 34,000 के पुट पर 13 लाख, 35,000 के कॉल पर 10 लाख, और वो भी हाईएस्ट है। आज बनेगी पोजीशन नई सीरीज वाली में, बस इतना। चलिए सर, तो ये है आपके लिए आज की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा डेटा और कहां पर रखनी है नजर। आइए अब आपको बता देते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। वरुण, अरमान और कुशल हैं हमारे साथ तैयार। वरुण, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले एक NSE पे लिस्टिंग होने वाली है, हालांकि BSE पे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, वो है एंजियल फाइन केमिकल्स। तो यहाँ पे आपके नजर होनी चाहिए। इसके अलावा नतीजे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है TCS के नतीजे आने वाले हैं पोस्ट मार्केट, तो यहाँ पे पूरा IT स्पेस जो है वो भी फोकस में रह सकते हैं। साथ ही साथ कोहिनूर फूड्स के भी नतीजे आएंगे और MMTC Q4 के नतीजे आएंगे, इसके लिए यहाँ पे भी नजर होनी चाहिए। मार्क्सन्स फार्मा शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर यहाँ बोर्ड आज विचार करने वाला है। नज़ारा टेक, इस कंपनी ने जो बोनस शेयर्स इशू किए थे वो आज लिस्टिंग के लिए आएंगे 3.28 करोड़। IOC, इस कंपनी ने भी जो शेयर्स बोनस शेयर्स इशू किए थे उसकी लिस्टिंग होने वाली है, इसके लिए इस कंपनी पे भी नजर रखिएगा। एक्स डेट है टोरेंट फार्मा की बोनस शेयर 1:1 की, तो यहाँ एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। US मार्केट्स में तो जून का जॉब्स डेटा आने वाला है। M&M, जैसे कि आप लोग ने डिस्कस भी किया, 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल कारोबार के लिए नई सब्सिडरी जो है उसका गठन इन्होंने किया है 70,000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन के साथ। जो ब्रिटिश इंटरनेशनल PLC है वो और महिंद्रा ग्रुप दोनों मिला के करीब 1925 करोड़ इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे निवेश करने वाले, यानी कि करीब 4,000 करोड़ के आसपास का। अगला काउंटर हिंदुस्तान जिंक है। हिंदुस्तान जिंक में हिस्सा बेचने के लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स और ब्रोकर्स से 28 अगस्त तक बोलियां जो है उनको मंगा लिया है। अब तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए 29.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो यहाँ बेचने वाली है सरकार। और मर्चेंट बैंकर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 साल के लिए होगा। वेदांता, हमारी खबर पर यह मोहर है कि कंपनी ने एथेना छत्तीसगढ़ पावर जो है उसको खरीद दिया है। कंपनी बेसिकली NCLT में थी, जिसके लिए वेदांता ने बोली लगाई थी। 565 करोड़ में इसकी बोली जो इस कंपनी ने जीती है। और टाटा मोटर्स पे नजर रखिएगा, अप्रैल और जून में JLR की जो रिटेल बिक्री है उसमें 37% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। जैगुआर 48% गिरा है। लैंड रोवर जो है 33% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पे देखने मिली है। ऑर्डर बुक हालांकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी 2 लाख यूनिट के आसपास है, तो इसके चलते टाटा मोटर्स पे नजर रखिएगा। बिल्कुल, तो M&M इस पर तो पूरा फोकस रहेगा, साथ ही टाटा मोटर्स और बाकी ऑटो काउंटर्स पर भी रखेंगे नजर। अरमान, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास।
देखिए सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज़ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनके आंध्र प्रदेश की जो एक यूनिट है वहाँ पर उनको फॉर्म 483 जारी होते हुए दिखा है और उस यूनिट के 2 आपत्तियाँ उसमें जारी की गई है। एल्केम लैब, वहाँ पर भी एक इंदौर की इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर यूएसएफडीए ने प्री अप्रूवल जांच की है और जांच में यूएसएफडीए ने फॉर्म 483 में एक आपत्ति जारी की है। प्रिकॉल पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने एक फ्रांस की एक जो कंपनी है उनके साथ एक ईवी के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया है और ये जो करार के भारतीय बाजार में डिलीवरी करने का लक्ष्य के लिए ये वन की अपडेट है। अगर आप जो प्रोविजनल बुकिंग वैल्यू अगर जो देखेंगे वो लगभग YOY अगर आधार पर देखेंगे तो 4.4 टाइम्स बढ़ कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर क्यू अगर देखेंगे तो वो 18.7% घट कर आते हुए दिखे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी Q1 का अपडेट आता हुआ दिखा है। जो उनका 30 जून तक का जो AUM है वो 73,000 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप रिटेल डिसबर्समेंट की अगर बात करेंगे तो वो लगभग 2,000 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। SH केलकर, उनका भी Q1 का अपडेट आता हुआ दिखा है। आय जो है वो लगभग 412 करोड़ पर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप लाइक टू लाइक CC ग्रोथ अगर देखेंगे तो वो लगभग 7.5% YOY आधार पर बढ़कर आई है और साल दर साल अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ देख रहे हैं तो वो लगभग 9.2% पर आती हुई दिखी है। और अंत में आकाशा एयर, जिनको DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि अब ये जुलाई अंत तक जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो शुरू कर देंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एविएशन काउंटर्स, इस पर भी रखना है नजर। कंपटीशन तो बढ़ ही रहा था। आकाशा एयर भी महीने के अंत तक उड़ाने भरने के लिए है तैयार। आइए आप देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेजेस। मॉर्निंग दीप, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सबसे पहले तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फोकस में रहेगा, क्योंकि सिटी ने जिस तरह की यहाँ पर रिपोर्ट निकाली है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट्स 1150 से बढ़ाकर 1280 रुपए के कर दिए हैं। साथ ही मैक्वेरी की भी रिपोर्ट है, यहाँ पर भी इन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है, पर टारगेट जो है 1034 के ही ये देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव देखेंगे तो 1133 रुपए का है। इनफैक्ट FMCG स्पेस पर मैक्वेरी की राय आती हुई दिखी है। 3 स्टॉक्स हैं, ब्रिटानिया और साथ ही HUL और नेस्ले। इन तीनों में कंपनी ने जो है यहाँ पर टारगेट्स रेज किए हैं। ब्रिटानिया पर 3200 से बढ़ाकर 3500, साथ ही 2600 से बढ़ाकर 2800 हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, और नेस्ले इंडिया यहाँ पर 18,000 से बढ़ाकर 19,000 के टारगेट्स ये देते हुए नजर आ रहे हैं। श्री सीमेंट पर जेफरीज की भी राय आती हुई दिखी है। टारगेट्स तो इन्होंने मेंटेन किए हैं, बट यहाँ पर रेटिंग्स जो है वो अपग्रेड कर गए। अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर अब इन्होंने होल्ड की रेटिंग ये देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव भी 20,000 के आसपास ही है। एनुअल रिपोर्ट हाईलाइट्स काफी पॉजिटिव रहे हैं। आगे के लिए डिमांड आउटलुक भी इनको काफी स्ट्रांग लग रहा है। साथ ही टाटा मोटर्स पर JP मॉर्गन की राय आती हुई दिखी है। ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। 525 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव 431 रुपए का है। और जिस तरह से यहाँ पर जो मजबूत ऑर्डर बुक JLR की आती हुई दिखी है वो इनको काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। इनफैक्ट जो JLR की Q1 FY23 रिटेल सेल्स हैं वो लगभग फ्लैट रही है QOQ बेसिस पर, तो वॉल्यूम्स वाइज थोड़ा सा कम है, बट ऑर्डर बुक और आगे के लिए जो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा इनको बेहतर लग रही है। साथ ही CLSA की राय है TVS मोटर्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 922 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव 826 रुपए का है। जो नई क्रूजर मोटरसाइकिल सेगमेंट में रॉनिन इनकी लॉन्च हुई है वो आगे चलकर यहाँ पर काफ़ी अच्छे डिमांड्स जनरेशन आती हुई दिख सकती है और कंपनी की ओवरऑल वॉल्यूम्स में अच्छी ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस ये लगाकर चल रहे हैं। CLSA की राय हिंडाल्को पर भी आती हुई दिखी है। खरीदारी की राय बरकरार रखे, ये मान रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है स्ट्रेस के सिनेरियो में भी, पर टारगेट्स इन्होंने 580 से घटाकर 525 रुपए के कर दिए हैं, लेकिन मौजूदा भाव से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड के ये टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। TCS नतीजों के पहले नोमुरा के रेडार पर है। रिड्यूस रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। 2950 रुपए के लक्ष्य ये देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव 3288 रुपए का है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो BFSI स्पेस पर नोमुरा की नजर बनी हुई है। एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 970 के टारगेट, और लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में SBI लाइफ पर यहां पर खरीदारी की राय रखी है। 1525 रुपए के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। और अंत में अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स यहां पर बैंक्स पर इनका फोकस बना हुआ है और ये मान के चल रहे हैं कि जो अर्निंग्स मोमेंटम है काफी स्ट्रांग रहने वाली है। SBI, ICICI, कोटक इनको पसंद है, पर दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस और SBI कार्ड्स पर सेल है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की ब्रोकरेजेस। भरपूर एक्शन रहने वाला है बाजार में। आइए बढ़ाते हैं इस एक्शन को और करते हैं हमारे सारे गेस्ट का स्वागत। बिगुल पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आज की पसंद का शेयर आपका।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी थोड़ा सा करेक्शन है, पसंद के अनिल जी शेयर हैं, एक शेयर नहीं दो पिक ऑफ द डे निकाल के लाया हूँ, एक एफएनओ मार्केट से, कैश मार्केट से। तो वायदा बाजार का स्टॉक है एल&टी काफी अच्छा लग रहा है। कल काफी समय बाद यहाँ पर एक बड़े अरसे का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। एल&टी पे खरीदारी की राय है 1575, 1575 का स्टॉप लॉस है, 1665 का टारगेट है, और अगर ये टारगेट अचीव होता है तो कुणाल जी भी इसके भागीदार होंगे, क्योंकि कल हमने एल&टी चलते चलते चार्ट कॉर्नर में भी लिया था। और दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है फोर्टिस हेल्थकेयर। फोर्टिस हेल्थकेयर पर खरीदारी की राय है 244, 244 का स्टॉप लॉस है, 266 का टारगेट है, और इस स्टॉक के अंदर भी एक लॉन्ग करेक्शन के बाद एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिला है कल के सत्र में। ओके, तो बंसल जी ने आज दिए हैं 2 स्टॉक खरीदारी करने के लिहाज से, एल&टी और फोर्टिस हेल्थकेयर। ये 2 स्टॉक है जहां पर आपको करना है फोकस। आइए हिमांशु जी से जाने उनकी पसंद का शेयर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी मुझे आज के लिए जो शेयर पसंद है वो है टाटा मोटर्स डीवीआर का। एक अच्छी कंसोलिडेशन से स्टॉक में कल ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जिस तरह से ऑटो सेक्टर में, ऑटो एंसिलरीज में पूरे तमाम एस्पेक्ट में तेजी बनती हुई नजर आई है, ये स्टॉक्स में भी अब एक कैचअप मूव आता हुआ नजर आ सकता है। 211 रुपए का क्लोज है अनिल जी, आज के लिए 230 रुपए का टारगेट रहेगा, 205 रुपए का स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स डीवीआर है मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। टाटा डीवीआर ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। टाटा मोटर्स ने कल बढ़िया एक्शन दिखाया भी, और इस बीच एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है वो है जापान से। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे शिंजो आबे, उन्हें गोली लगी, उन्हें गोली मारी गई और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबर आ रही है, कारण अभी तक नहीं पता कि किस कारण से और किसने उन्हें गोली मारी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े समय पहले, 10 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले ये खबर आई है। और अभी पिछले प्रधानमंत्री वही थे शिंजो आबे साहब, तो उन्हें एक गोली लगी है। और हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो अनयूजुअल, मतलब जापान तो इतना शांत देश है, ये ऐसे गोली मारना तो खैर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अमेरिका में जैसे बड़ा कॉमन सा है, कोई भी चलाता है। अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पर तो रोज ही कुछ ना होता है। हाँ, और यहाँ पर जो जापान में तो ऐसा सुनने को ही नहीं आता, मतलब बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत रेयर है। ये भी है, उसको हमलावर को पकड़ लिया गया है। एक हमलावर को पकड़ा गया, अभी वही खबर आ रही है सर। डिटेल्स अभी आने बाकी है, अभी हुआ है तो देखते हैं, नजर रखते हैं, बट हॉस्पिटल ले जाया गया ये। तो उम्मीद करें कि खतरे से वो बाहर रहे, स्वास्थ्य लाभ करें। आइए बढ़ते आगे, और हमारे एक्सपर्ट्स में सचिन जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर 2 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो रीआइट्रेट कर रहा हूँ, डॉक्टर रेड्डीज का हमने कल भी सेटअप डिस्कस किया था 12:30 के शो में। मुझे लग रहा है जिस तरीके से मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं 4400 को ब्रीच करने के, वो फेल होते हुए नजर आए, एंड स्टॉक अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी टर्न हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक काफी अच्छा ब्रेकडाउन कल के सत्र में ही इसने एस्टैब्लिश किया था। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 4210 से लेके 4150 तक के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। आई थिंक आज न्यूज फ्लो भी उसके साथ इन लाइन है। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 4385 पे, एंड अगर मौका मिले तो अभी भी बिकवाली करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। ऑन द बाय साइड कोल इंडिया का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक अच्छे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा था, उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन से कल के सत्र में एक ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है। अपने एपेक्स से अच्छा मोमेंटम इसने जनरेट किया है, तो मुझे लग रहा है लगभग ये पर्टिकुलर मोमेंटम आज के सत्र में 193 तक एक्सटेंड होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 182.50 के आसपास, एंड पोजिशनली अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वहां पर एक क्लासिक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एग्जिबिट हो रहा है, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 210 की है। तो मुझे लग रहा है पोजिशनल के लिहाज से भी ये स्टॉक अक्यूमुलेट करके रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस होगा 182.50 का, एंड मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से 193 के स्विंग्स कंफर्टेबली नजर आनी चाहिए। तो ये है आपके लिए राय, डॉक्टर बेचें कॉल खरीदें। कुणाल जी हैं तैयार। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर कुछ करने का इरादा रखते हैं आज आप? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी इरादा तो मेरा था, मैं अनिल जी कॉल भी बनाकर लाया था, फिर अनिल जी मेरी नज़र पड़ी आपकी टी शर्ट पर। तो अनिल जी इस टी शर्ट से क्या संकेत भेज रहे हैं आप? तेजी। अब दीजिए कॉल। इतनी लाल टी शर्ट से तेजी अनिल? सांड जो होता है ना, बुल्स, उनको भड़काने के लिए।
जी अच्छा बताए सर, अब खरीदने का कॉल जब दीजिए। तक सांड ही भड़के तब तक ठीक है, भालू ना भड़क जाए अनिल जी, क्योंकि भालू तो अनिल जी भड़के ही रहते हैं हमारे वाले। भालू बाई नेचर कुछ करते ही नहीं है, वो बैठे ही रहते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, एक जगह बैठ गए वहां बैठ गए बस, उनको हिलाना बुलाना सब बड़ा मुश्किल काम है। जी बताएं सर। तो अनिल जी आपकी टी शर्ट को नजरअंदाज करते हुए अनिल जी खरीदारी की राय है, और खरीदना है अनिल जी आईसीआईसीआई बैंक को। जिस तरह की तेजी हम कल बैंकिंग स्टॉक्स में देख रहे थे, मुझे स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पसंद आ रहा है, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि 760 रुपए का लेवल आपको आईसीआईसीआई बैंक में आता हुआ दिखेगा, तो 760 का टारगेट रख लें। और कल का जो डे लो था 733, वहां पर एक स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है आईसीआईसीआई बैंक को। 760 पार होगा तो 780 का लेवल भी आता हुआ दिखेगा, तो 760 के पहले टारगेट से आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी कराएं। तो आईसीआईसीआई बैंक जिस पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, इस पर करें खरीदारी। कल गेनर्स लिस्ट में भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, देखते हैं आज किस तरह की मूव इस पर आएगी। ऑफ कोर्स बहुचर्चित स्टॉक है M&M, इस पर हमने भी अभी डिस्कशन किया था। एक बार जरा इसकी चार्ट पर भी राय ले ली जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुका है ये। तो बंसल जी अब क्या लेवल्स निकल कर आते हैं M&M के लिए? खबर पर अगर आज रिएक्शन आता है तो अपसाइड क्या देख रहे हैं, सपोर्ट किधर है सर इसके लिए? दीपांशु टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए। नीचे में 1110 एक अच्छा बेस है, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ब्लू स्काई जोन खुले नीले आकाश में उड़ रहा है, तो कोई भी करेक्शन आए तो खरीदे, जिनके पास है बने रहे। लेकिन फ्रेश जो ये डील हुई है उसका कितना असर पड़ेगा? एक बार सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ जी से उनकी पिक ऑफ द डे लें, उससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ही एक राय ली जाए। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, सभी को। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ स्टार परफॉर्मर, और हमारी रिकमेंडेशन बाई की है। बहुत बेहतरीन ये डील से भी फायदा हो सकता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को फायदा हो सकता है, मार्केट शेयर में गेन, बढ़ोतरी, और सारे ही सेगमेंट में, अगर एसयूवी की बात करें या ट्रैक्टर्स की बात करें, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पॉजिटिव है। अनिल जी इसके साथ एक बार वो भालू और सांड की बात हुई थी, उस पर एक टिप्पणी करनी है। हाँ हाँ बोलो, मेरे फेवर की करना। अनिल जी ये जो कुणाल जी बोल रहे थे कि भालू मैंने सुना है कि सोता है तो लंबे समय के लिए सोता है, तो अनिल जी अब टाइम नहीं आया कि भालू को सुला दिया जाए? उठाने का टाइम है ना, जगाने का नहीं, सुलाने का। भालू को तो सुलाई देना चाहिए, सांड को जगाने का टाइम। अच्छा ओ वैसे, ओके ठीक है। तो चलिए, अच्छा सांड का तो कोई कलर भी नहीं होता ना, खाली सांड को भड़काने के लिए कलर होता। ओके, तो चलिए तेजी का वक्त है, इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं सिद्धार्थ जी यही। तो सिद्धार्थ जी फिर इस तेजी के मामले में बताइए आपका पिक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, पिक ऑफ द डे के हिसाब से होगा टाटा केमिकल। टॉप 5 प्लेयर में सोडा ऐश में अगर विश्व में कोई आता है तो वो है टाटा केमिकल। Q4 के नतीजे तो काफी दमदार थे। अब सोडा ऐश के भाव में भी, प्राइसिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है, एक्सपोर्ट्स में रिवाइवल दिख रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो टाटा केमिकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पिक ऑफ द डे के हिसाब से। अगर आपको टारगेट रखने हो तो 850 850 के टारगेट रखने चाहिए, और अगर कहीं पे भी आपने अगर इरादा बदल दिया और लंबे समय के लिए रख लिया तो 1170 भी टारगेट आ सकते हैं। छोटा टारगेट 850, बड़ा टारगेट 1170, राय टाटा केमिकल में खरीदारी करने की। दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, सुमित जी और वागले साहब। सुमित जी सुप्रभात, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेटल सेक्टर के अंदर कल मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है, तो ये जारी रहना चाहिए, और मेटल सेक्टर के अंदर यहाँ से एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। जिंदल स्टील यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है, पिछले हफ्ते भर के हाई के ऊपर ये आ चुका है, और कल एक क्लोजिंग आवर्स में इसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो जिंदल स्टील यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 332 335 ये नीचे में इसका सपोर्ट लेवल है, तो 332 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 370 रुपए से लेके 380 रुपए तक के लेवल जिंदल स्टील के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जेएसपीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, जेएसपीएल है वो स्टॉक जहां करें खरीदारी। ये राय सुमित जी के आपके लिए, और वागले साहब भी दे रहे हैं आपको एक बेहतरीन पिक। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है, कल पीएसयूज में दिखाई दी, आज प्राइवेट बैंक्स में दिखाई देनी चाहिए। 1396 का बंद है, 1382 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 1449 तक के टारगेट मुझे 1 से 2 दिनों में दिखते हैं।
ओके, तो 1449 यानी कि 1450 तक के लेवल्स वागे साहब अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां तक HDFC बैंक का सवाल है। कल भी ऑफकोर्स बढ़िया एक्शन में काउंटर दिखा था। M&M की बात निकली है तो एक टाटा मोटर्स पर भी राय ले लेते हैं। इनके JLR के बिक्री के भी आंकड़े आए हैं, हालांकि थोड़े सुस्त आंकड़े आए हैं, उतने खास नहीं है। क्या राय है टाटा मोटर्स के चार्ट पर, सुमित जी जरा बताएं। दीपांशु, तेजी करके चलने का सलाह रहेगा। टाटा मोटर के अंदर भी कल चाइना का जब न्यूज आया उसके बाद से एक मोमेंटम बना है, तो टाटा मोटर के अंदर भी यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 445 रुपए, 450 रुपए ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे, जो कि 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 419 रुपए, 420 के आसपास है, तो 419 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करें 445 से 450 के टारगेट्स के लिए। 445-450 के टारगेट्स टाटा मोटर्स पर भी रखनी है। नजर है ऑफ कोर्स मेटल, पूरे के पूरे मेटल स्पेस पर, जैसा कि सुमित जी कह भी रहते हैं। हिंदुस्तान जिंक, यहां पर फाइनली सरकार का जो रिमेनिंग 29.5% हिस्सा है उसकी बिक्री के लिए बोलियां मंगाई जाएंगी। 28 अगस्त तक ये बोलियां मंगाई जाने वाली हैं, तो इसका कंप्लीट डाइवेस्टमेंट होने वाला है। एक बार चार्ट्स पर भी राय लें। हिमांशु जी, कैसा लगता है हिंदुस्तान जिंक का चार्ट सर? दीपांशु, देखिए एक हायर लेवल से करेक्शन के बाद स्टॉक 240-250 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स में वहां तक पहुंच चुका है, और मुझे लगता है कि उस चार्ट सेटअप को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है। तो जब तक ये स्टॉक 240-245 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर टिका हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक स्टॉक में रिबाउंड बनता हुआ नजर आ सकता है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में पहली अपसाइड जो रहेगी वो 260-262 रुपए की है। उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलना शुरू होता है तो मुझे लगता है 280 से 285 रुपए तक की अपमूव आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक, जिस पर रखनी है नजर। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक का अगर डाइवेस्टमेंट होने वाला है तो वेदांता उसके फोकस में आएगा, और वेदांता के लिए एक और बड़ी खबर है, इनफैक्ट हमारी खबर पर ही मोहर लगी है। अथीना छत्तीसगढ़ पावर को खरीदने जा रही कंपनी 565 करोड़ में इन्होंने बोली लगाई थी, जो इन्होंने जीत ली है। तो खबर पर मुहर। वेदांता इंडिविजुअली भी अच्छी खबर है, और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक का विनिवेश है तो भी वेदांता फोकस में आता ही है। सिद्धार्थ जी, कोई राय वेदांता पर सर? फाइनली थोड़ा एक्शन में हुआ है, और कल ऑफ कोर्स ग्लोबली मेटल्स में रिकवरी है चाइना स्टिमुलस को लेकर, तो उसका भी एक पॉजिटिव टेलविंड आते हुए दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीपांशु, और मुझे लगता है कि वेदांता पे तेजी करनी चाहिए, क्योंकि फायदा सारी तरफ से इसको मिल रहा है, और हिंदुस्तान जिंक की जो खबर है उसमें तो फायदा जरूर मिलेगा। यहाँ से अगर अपसाइड की बात करूं तो 5 से 7% की अपसाइड जरूर आप उम्मीद लगा सकते हैं वेदांता पे शॉर्ट टर्म में। अगर थोड़ा मीडियम टर्म भी रख लिया तो 10-15% का अपसाइड आ सकता है, क्योंकि चाइना का जो स्टिमुलस है वो फिर से दोहराया जा सकता है। तो मैं मानता हूं कि मेटल स्पेस के लिए पोजिशनली एक अच्छा दौर है। और वेदांता पर एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक भी ले लिया जाए। कुणाल जी, 6% उछलकर डेज हाई पर बंद हुआ था, क्या व्यू है सर वेदांता पर? देखिए, सबसे पहले तो देखिए दीपांशु, अगर आप चार्ट्स देखें तो एक बहुत डीपली ओवरसोल्ड काउंटर है वेदांता। काफ़ी बड़ी पिटाई इसकी हुई, और नीचे के लेवल्स पर हमें साफ RSI डाइवर्जेंस दिख रही है, और साथ में ओवरसोल्ड नेचर है इसका। तो यहाँ से एक अच्छा पुल बैक बन सकता है। कल उसकी शुरुआत हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक बार के लिए आपको 260 रुपए, 260-265 के लेवल्स दिखाएगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बाय साइड पे फेवरेबल है। 220 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 260-65 के एक स्विफ्ट मूव के लिए बाय करके होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता, जिस पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है आज खबर के दम पर भी, और चार्टिकली भी आपको ये स्टॉक एक्शन में दिख सकता है। देखते हैं किस तरह की मूव वेदांता दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डीज भी फोकस में है। सचिन जी की तो ऑलरेडी सेल कॉल आ गई है। एल्केम लैब्स के लिए भी परेशानी है, क्योंकि यहां पर भी इनकी इंदौर यूनिट को इंस्पेक्शन के बीच फॉर्म 483 जारी किया गया है। एक ऑब्जर्वेशन पाई गई है इनके एक ANDA को लेकर। बंसल जी, कोई राय सर एल्केम लैब्स के चार्ट पर? दीपांशु, एल्केम में 2-3 दिनों से अगर आप देखें तो स्टॉक चलने की कोशिश कर रहा था। ऊपरी स्तरों से इसमें एक सेलिंग देखने को मिली थी। ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाया डे बिफोर यस्टरडे, और ऊपर में यहाँ पर 3178, 3180 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो 3180 के ऊपर निकलेगा तभी स्टॉक में एक अप ट्रेंड आएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, और नीचे में स्टॉक के 2950, 2960 तक के गिरने की संभावना ज्यादा है। तो के लिए एल्केम लैबोरेटरीज जहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है, बट खबर तो इनके लिए नेगेटिव ही आई है। ओबरॉय रियल्टी, इनके अपडेट्स आए हैं, और प्रोविजनल बुकिंग वैल्यू देखिए 4.5 गुना आपको बढ़ती हुई दिखी है साल दर साल अगर आप देखें, बट तिमाही दर तिमाही देखें तो 18-19% की गिरावट आपने बनती हुई देखी है।
कुल यूनिट्स भी देखें तो 4.25 गुना बढ़ी है साल दर साल, बट तिमाही दर तिमाही देखें तो करीब 30% नीचे ही आई है। वागले साहब जरा देखें ओबरॉय रियल्टी का चार्ट। कल और परसों वैसे हमने देखा थोड़ा रियल एस्टेट काउंटर्स में एक्शन जरूर बना था। ओबरॉय रियल्टी का चार्ट क्या कहता है सर? दीपांशु, एक्चुअली कल सुबह में एक ब्रेकआउट आया था जब इसने 789 790 के पार ये निकला था, और तभी मेरा मानना था, क्योंकि वो मल्टीपल 800 के पार भी ये कंफर्टेबली निकला, और मेरे को ये लग रहा था कि 830 840 तक जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। ऊपर जाके 810 तक जाके वापस 793 का बंद है। मैं इसको वीक नहीं मानूंगा, लेकिन उतनी वाली स्ट्रेंथ नहीं है जो 840 850। मेरा टारगेट 860 का है पोजिशनली, लेकिन आज और कल में आएगा ये मेरा मानना नहीं है। शायद आपको थोड़े से लोअर लेवल्स मिल सकते हैं 785 780 के आसपास, और वहां से मूव चालू होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी जिस पर रखनी है नजर। देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आएगा। अपडेट्स की बात करें सुमित जी, एक कैश स्टॉक है एसएच केलकर, इसके भी अपडेट्स आए थे। आई में हमने देखा है करीब 7.5% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, ये कह रहे हैं थोड़ा फॉरेक्स इंपैक्ट नेगेटिव जरूर रहा है, बट डेट इनकी कम होकर आई है। एसएच केलकर का जरा चार्ट देखें। बाउंस बैक तो मिल रहा है दीपांशु, लेकिन एसएच केलकर के अंदर कोई भी ट्रेड फ्रेश एक बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है, और मेरे को लग रहा है कि एक बार इसके अंदर फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक पुल बैक बाउंस बैक दिखा के वापस से करेक्शन मोड में आ जाता है। तो पुल बैक बाउंस बैक जरूर आ सकता है, बट लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा वागले साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग काफी टाइम से बात नहीं हुई है इस काउंटर की, इनके भी अपडेट्स आए थे, और कुछ कुल जो डिसबर्समेंट्स हैं उसमें हमने बढ़त देखी है, 1500 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ के आते हुए दिखे हैं। क्या राय है सर इंडिया बुल्स हाउसिंग के चार्ट पर? दीपांशु, मेरा मानना है कि ये इसको ऊपर में अभी भी बेचना चाहिए जब तक ये स्टॉक 105 108 के ऊपर वीकली बेसिस पे बंद नहीं होता है, और अगर वो होता है तो मानना पड़ेगा कि हाँ बॉटम बन गया, और शायद अभी ये जो लो 90 88 का जो भी बना है वो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन तब तक मेरे लिए ये सेल ऑन रैलीज है, और 108 के पार क्लोज होने के बाद फिर ये 120 130 25 तक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स। देखते हैं आज कैसा ये ट्रेड में भी एक्शन दिखाएगा। फर्स्ट ट्रेड की करें शुरुआत। आइए सर। चलिए हेडलाइंस।